हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चे। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे होंगे बच्चों। तो आज के आपके सामने हम फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 2 का डिस्कशन लेके आए हैं। तो बच्चों, आपका दूसरा टेस्ट है आपका फुल लेंथ का, और उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वो बच्चे जो किसी कारणों से नीट 2024 जो 5 मई को हुआ था, उसमें अगर किसी थोड़ी बहुत चूक हो गई, सिली मिस्टेक्स या जो भी कमियां रही हैं, उसको दूर करिए और एफएलटी टेस्ट को ज्वाइन करिए, एनालिसिस करिए और देखिए कि क्या गलती है। ओएमआर बढ़ने की गलती है, सिली मिस्टेक्स हैं, या कोई टॉपिक कमज़ोर है, फिजिक्स कमज़ोर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसको आप एनालाइज करिए और हर टेस्ट के जरिए धीरे 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 इम्प्रूवमेंट करिए। और जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। हमारा मिशन है नीट 2024 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों, जैसा कि आपको हर एफएलटी टेस्ट में हम इतना बता देते हैं कि वेटेज क्या होता है क्वेश्चन का, और हम लोग किस यूनिट से कितने क्वेश्चन इस एफएलटी में रखे हुए हैं। तो बेटा, आपका टेस्ट नंबर 2 है और डेट है 6 जून 2024। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है एनसीईआरटी 1 से टोटल क्वेश्चन है 54 और एनसीईआरटी 2 से है टोटल क्वेश्चन 46। यूनिट 1 में 9 क्वेश्चन लिया गया है, यूनिट 2 से 13, यूनिट 3 से 11, यूनिट 4 से 8, यूनिट 5 से 13 क्वेश्चन, यूनिट 6 एनसीईआरटी सेकंड का 8 क्वेश्चन, यूनिट 7 से 16, यूनिट 8 से 5, यूनिट 9 से 8 एंड यूनिट 10 से 9 क्वेश्चन लिया गया है। तो बच्चों, ध्यान रखना कि अगर वेटेज वाइज देखा जाए तो भाई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा है, और एनसीईआरटी 2 में चैप्टर नंबर्स कम हैं इसलिए क्वेश्चन कम है। यानी देखा जाए दोनों एनसीईआरटी का इक्वल वेटेज आ गया इस हिसाब से। बच्चों, ध्यान रखिएगा, आप ऐसे लगाते जाइए, एरर्स को नलीफाई करिए, कम करिए, ना के बराबर करिए। सिली मिस्टेक्स का एक बुक बना लीजिए, जो कमियां रह गई हैं उसको सुधारते रहिए। चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 मैचिंग का क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से, और एनिमल किंगडम से आपको पता है बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमन नेम का आता है। सिल्वर फिश, डेविल फिश, फ्लाइंग फिश, हैग फिश। तो ये फिश तो है लेकिन सारी मछलियाँ नहीं हैं। सिल्वर फिश जिसका नाम होता है बेटा लेपेस्मा, ये आपका आर्थ्रोपोडा होता है A4, और एक ही ऑप्शन में 4 है तो आंसर तो आपका तुरंत निकल के आ गया 101 का फर्स्ट। लेकिन मैं सारी मैच कर देता हूँ। डेविल फिश ऑक्टोपस मोलस्का का मेंबर हो गया। फ्लाइंग फिश ये बेटा बोनी फिश होता है, और हैग फिश या मिक्जाइन होता है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है ना। सेलेक्ट द करेक्ट मैच कैमेलियन, कैलोट, हेमीडेक्टाइलस एंड बैंगरस। कैमेलियन को बोलते हैं बेटा गिरगिट या ट्री लिजर्ड, तो A1 की मैचिंग हो गई। कैलोट्स को बोलते हैं गार्डन लिजर्ड, तो सामने सामने मैचिंग हो गई A1 A2, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 102 का। बच्चों ध्यान रखना, हेमीडेक्टाइलस को बोलते हैं वॉल लिजर्ड, और बैंगरस होता है करेक्ट। ये याद होना चाहिए बेटा आपका। वॉल लिजर्ड किसको बोलते हैं, गार्डन लिजर्ड किसको बोलते हैं, ट्री लिजर्ड किसको बोलते हैं। ऐसे ही एक आएगा ट्री फ्रॉग एम्फीबिया में। ट्री फ्रॉग बेटा अगर हम देखें तो ये हायला, इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग। ठीक है ना। सेलेक्ट द करेक्ट मैच एलिफेंट, नियोफ्रॉन, किलोन एंड हाइला। तो बेटा एलिफेंट एलिफस मैमेलिया ग्रुप में आता है, नियोफ्रॉन वल्चर होता है गिद्ध, और बेटा ये आता है आपका बर्ड में। किलोन होता है टर्टिल, रेप्टिलिया हो गया। हाइला अभी बताया मैंने ट्री फ्रॉग यानी कि एम्फीबिया। वैसे भी A1 और B4, तो A1 और B4 तो आपका सेकंड हो गया आंसर। मैचिंग आपका आसान हो जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और कॉमन नेम बेटा बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द करंट मैच 104 अल्फा हेलिक्स, प्लांट सेल वॉल, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन DNA। तो बेटा अल्फा हेलिकल फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। वैसे भी देखिए कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल होता है, चाहे DNA का बोलो वो भी हेलिकल होता है। उसके बाद आपका जो प्रोटीन होता है उसका भी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है हेलिकल और सीट दोनों हो सकता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपका सिंगल लीनियर अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पेप्टाइड कौन सा अमीनो एसिड की पोजीशन भी पता चल सकती है। एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, LNRC, लेफ्ट साइड N टर्मिनल, राइट साइड C टर्मिनल, फर्स्ट अमीनो एसिड का N टर्मिनल लेफ्ट साइड,
और लास्ट अमीनो एसिड का C टर्मिनल राइट साइड। DNA में डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, तो D4 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकेंड। तो मुझे लगता है कि मैचिंग आपके लिए आसान हो जानी चाहिए। अब अल्फा हेलिक्स से मुझे अल्फा शब्द याद आ गया, तो अल्फा इंटरफेरॉन याद आ गया। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बेटा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है ना। अल्फा इंटरफेरॉन बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर होता है, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल हम लोग एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में यूज करते हैं। 2 कॉटिलेडन ग्राम, 1 कॉटिलेडन बेटा वीट, स्टोनी हार्ड इंडोक्राफ्ट मैंगो, एलोरोन लेयर कवरिंग ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीनिसस कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म। हालांकि 2 कॉटिलेडन बेटा आपका मैंगो से भी मैच करेगा। तो जरा देखते हैं A1 और A3 मैचिंग है क्या। तो A3 तो है नहीं, यानी ये आपका गया। A1 बचा, एक ही ऑप्शन होगा, पहले से ही मैचिंग हो गई, ठीक है ना। अगर A3 भी होता तो आपको 2 ऑप्शन ढूंढना पड़ जाता, क्योंकि भाई डाई क्वार्टर आपका वीट ग्राम और मैंगो दोनों होते हैं, याद रखिएगा। एलोरोन लेयर बेटा प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में 3N होता है, और एलोरोन भी 3N होगा। प्रोटीन रिच लेयर अगर बात किया जाए तो प्रोटीन रिच लेयर में एक आ जाएगा बेटा आपका पेल्किल। पेल्किल प्रोटीन रिच लेयर होती है, युगलिना में पाया जाता है, सेल वॉल की जगह। ऐसे ही प्रोटीन रिच बॉडी होती है जिसका नाम होता है पायरिनोइड्स। पायरिनोइड की बॉडी प्रोटीन की होती है, लेकिन चारों तरफ स्टार्च स्टोर करता है। स्टोरेज बॉडी कहलाता है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा पाया जाता है। और एक एल्यूरोप्लास्ट होता है, एक प्रकार का प्लास्टिड होता है जो प्रोटीन स्टोर करता है, ठीक है। इतनी बातें प्रोटीन की याद कर लीजिएगा। रिच क्लोरेला एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी, जो प्रोटीन रिच होता है, यूनिसेलुलर होता है, स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। चलिए 106, सेलेक्ट द करेक्ट मैच मशरूम न्यूरोस्पोरा पक्सिनिया इम्परफेक्ट फंजाई। तो बेटा मशरूम अगैरकस A4, तो मैचिंग तो आपको पहले ही मिल गया आंसर, लेकिन चलिए हम लोग पूरा मैच करते हैं। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ड्रासोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। पक्सिनिया वीट रस्ट करता है, ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। इम्परफेक्ट फंजाई में अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोड्रामा आते हैं। तो कोई भी मैच कर लीजिए, D1 से कर लीजिए, A4 से कर लीजिए, मैच आपका हो जाएगा। इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूट्रोमाइसिटिस को बोलते हैं। इसके मेंबर के सेक्सुअल स्टेज का पता नहीं होता है। ये सेक्सुअल स्पोरकोनिडिया पाया जाता है, ज़्यादातर डिकम्पोजर की कैटेगरी में आते हैं। अगर इनके सेक्सुअल स्टेज का पता चल जाता है तो इसको हम लोग जिस भी क्लास को राइटली बिलोंग करेंगे उसमें भेज देंगे, ज़्यादातर एस्को और बेसिडियो में भेजते हैं। इन अवर हार्ट 2 प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड एज इन फर्स्ट हार्ट स्टॉप बीटिंग। यहाँ पे लिख लेना चाहिए, जैसे हार्ट स्टॉप बीटिंग आए तो ये कहते हैं अरेस्ट हो गया है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। एंड अगर हार्ट मसल सडन शब्द आ जाए तो ये होते हैं हार्ट अटैक। तो रिस्पेक्टिवली पूछा है तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। अगर बोला जाए नॉट सप्लाई इनफ, पंपिंग नहीं है, कार्डियक आउटपुट घट गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। और शब्द है एक्यूट चेस्ट पेन, तो उसको बोलते हैं एंजाइना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। द रेस्पिरेटरी पाथवे कंसीडर एज एन एम्फीबोलिक पाथवे रेदर देन एज अ कैटाबोलिक वन। तो पहले माना जाता था भाई रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज टूट के CO2 और वाटर बनाता है, लेकिन जब डिटेल में देखा गया तो भैया जब ये पाथवे ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल से गुजरता है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए पायरुविक एसिड है तो उसका इस्तेमाल हम लोग प्रोटीन बनाने में कर सकते हैं। एसिटिल कोएंजाइम का इस्तेमाल फैटी एसिड बनाने में कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं और क्या कर सकते हैं आपका बेटा फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं एनाबोलिज्म भी है और कैटाबोलिज्म भी है। तो द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो बता भी रहा है कि क्यों एम्फीबोलिक बोलते हैं, क्योंकि दोनों पाथवे पाए जाते हैं। तो ट्रू एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ, A एंड R करेक्ट एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा स्टेटमेंट टाइप का है। व्हेन डार्विन स्पोक ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ
फिटेस्ट, तो एग्जिस्टेंस वही करेगा जो फिट होगा नेचर में। और यहाँ पे जो इन्होंने कंपटीशन बोला था इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से, तो बात सही है। वो भी कौन सा एवोल्यूशन? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। द अबिंगडन टॉर्टवाइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विदिन अ डिकेड आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड apparently ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। तो बेटा गैलापागोस आइलैंड में 2 स्पीसीज, जैसे कि आपका बड़े बड़े कछुए थे अबिंगडन टॉर्टवाइज, जब गोट आई तो गोट की चरने की क्षमता ज़्यादा थी। तो समझ लीजिए इधर कछुआ घास चरने जा रहा है, तब तक बकरी चर के निकल गई, तो कछुआ भूखे मर गए। यानी ये बात भी सही है। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तब भी कंपटीशन होता है। तो दोनों बातें सही है, आंसर हो जाएगा 4th। फुल फॉर्म ऑफ ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। ART में आता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं है, क्योंकि इंसेमिनेशन का मतलब होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। द फ्लैट स्कल बोन्स व्हेन फ्यूज्ड टू एंड, तो भैया ऐसे एंड टू एंड फ्यूज हो जाए और ऐसे धागा से लपेट दिया जाए तो इसको बोलते हैं सूचरल या फाइब्रस ज्वाइंट। क्रेनियम में पाया जाता है और फाइबर है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट, जब कार्टिलेज आ जाता है स्लाइटली मूवेबल होता है। और बाकी जो ज्वाइंट होते हैं जैसे सैडल है, ग्लाइडिंग, ये साइनोवियल ज्वाइंट की कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एडिपोज टिश्यू? तो बेटा आपको पता होगा, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप देखते थे, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड आता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक एरियोलर होता है और एक होता है एडिपोज। तो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, लूज के अंदर आएगा और फैट स्टोरिंग सेल्स पाए जाएंगे, ये एडिपोसाइट कहलाती है। फैट स्टोरिंग एरिया में फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में स्टोर होगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में डेंस रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर में टेंडन और लिगामेंट आते हैं। टेंडन मसल को बोन से कनेक्ट करता है और बोन टू बोन को कनेक्ट करता है बेटा आपका लिगामेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर फ्रॉग? फ्रॉग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, बिल्कुल सही भाई, हमारी तरह उनमें आपका ब्लड वेसल्स पाया जाएगा, वेन, कैपिलरीज, आर्टरी सब मिलेगा। क्लोज टाइप एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी मिलेगा, ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड भी मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड सब मिलेगा। हार्ड मस्कुलर होगा, अपर पार्ट ऑफ बॉडी होगा। मायोजेनिक होगा, जैसे हमारा हार्ट है सो इनका भी हार्ट है, मायोजेनिक ही। बस चैम्बर की बात करते थे, यहाँ पे 3 चैम्बर होता है, हमारा 4 चैम्बर होता है। तो सारी बातें सही है। क्या पूछा? गलत? तो गलत कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका। वैसे अभी पहला सही था तो तीनों में ये था, आपको पढ़ते ना तब भी चल जाता, आंसर आपका 4th ही आता। तो 113 का हो जाएगा बेटा 4th। अगला क्वेश्चन बेटा बनता है कि तब फ्रॉग और हमारे में डिफरेंस क्या दिखेगा? तो क्रेनियल नर्व का दिखता है, हमारे में 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं और फ्रॉग में 10 पेयर पाई जाती है। ये पहला डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है, सही है। टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन बेटा मछलियों में होता है, तो पहले सही हो गया था तो आंसर तो मिल गया, क्योंकि बाकी ऑल या बोथ नहीं था। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बेटा एम्फीबिया में मिलेगा, मोस्ट रेप्टाइल में मिलेगा, क्रोकोडाइल को छोड़ के। और बर्ड, मैमल्स और क्रोकोडाइल इनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। तो ये भी क्या होगा? डबल सर्कुलेशन। फिशेस, ए गलत, ए गलत, ए गलत। फिशेस में 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया रेप्टाइल ज़्यादातर में 3 चैम्बर्ड, क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर टिपिकल एम्ब्रायो सैक? तो टिपिकल एम्ब्रायो सैक में बेटा जो आपका माइक्रोपाइलर इंड पे पाया जाता है एग अपरेटस, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड। चलाजल इंड पे पाया जाता है बेटा एंटीपोडल सेल्स, और एग अपरेटस के नीचे पाया जाता है आपका सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। लेकिन बेटा आप आल मत लगा देना, क्योंकि ये जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं ये पोलन ग्रेन के हैं। बढ़िया क्वेश्चन रहा, जल्दबाजी में कई लोग गलत करेंगे। पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, तो आंसर खाली 3rd हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नाम नहीं है
ना तो सिनर्जिड का नाम है, ना तो एक्सेल का नाम है, ना तो एंटीपोडल का। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। सही बात है, नीचे से सेल जाती हैं, ऊपर वाली को रिप्लेस करती रहती हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे में जो गैमीट है, स्पर्म और फीमेल गैमीट एग है, वो हेप्लॉइड फेज होगा, और जब डिप्लॉयड बच्चा बनेगा जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन से बनेगा। वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। दोनों बातें बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो आपको पता होगा प्रोकैरियोट में ना तो इंट्रॉन पाए जाते हैं, ना तो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जैसे कि स्प्लाइसिंग वगैरह नहीं होता, और चैम्बर भी सेम रहता है साइटोप्लाज्म में ही। तो होता यह है कि प्रोकैरियोट में जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो पीछे से प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। हालांकि रोकने के दो स्टेट हैं, जीन एक्सप्रेशन को हम लोग दो स्टेप पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। लेकिन अगर मेन साइड पूछा जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, जबकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हो जाएगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जैसे स्प्लाइसिंग वगैरह हो जाएगा। फिर ये काम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसपोर्ट लेवल हो जाएगा, और लास्ट में ट्रांसलेशनल। तो प्रोकैरियोट में 2 लेवल पे, यूकैरियोट में 4 लेवल पे, लेकिन प्रोकैरियोट में मुख्यतः कहाँ पे किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंड बाय रिप्रेसर, नाम है रिप्रेसर है तो कैसा होना चाहिए था, निगेटिव, क्योंकि रोकता है। यानी जब रेगुलेटर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ता है तो लैक ऑपरेंड ऑफ हो जाता है, और जब नहीं जुड़ता तो ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे निगेटिव रेगुलेशन कहलाया जाएगा। तो भाई पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा सेकेंड। 117 का हो गया सेकेंड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये फिगर दिया गया उससे रिलेटेड पूछा गया है, इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। पहले देखिए ये क्या, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो भैया टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल है, प्लांट में पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनेगा। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, बिल्कुल सही है, सारी बातें सही हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एटीपी बनेगा बेटा लाइट रिएक्शन में। यहाँ पे जो तस्तरी नुमा है ये बेटा स्टार्च ग्रेन्यूल है, और ये जो बूंदी है इसको बोलते हैं लिपिड ड्रॉपलेट। जो ये इसको ये ग्रेना थैलाक्वाइड या ग्रेनम, और ये स्ट्रोमा लैमेली। फिगर दिया गया है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब इसको बोलते हैं एक्शन। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कहते हैं ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। जब इसका हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैच कराया तो क्लोरोफिल ए से मैच कर गया, तो इसलिए कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए ओवरलैप करता है, इसलिए मेन पिगमेंट कौन होता है, क्लोरोफिल ए। तो 119 का आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अल्फांसो कॉर्टाई बिगेन हिज साइंटिफिक कैरियर स्टडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल। यस, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई खोज करने वाले अल्फांसो कॉर्टाई पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल पे करते हैं, फिर मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे काम करने लगते हैं। ईयर में खोजते हैं आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया पे पाया जाता है। तो ये अमेरिकन एनाटोमिस्ट वाज बॉर्न इन 1822। तो अल्फांसो कॉर्टाई का ऑडिटरी सिस्टम में तो है, लेकिन बेटा अब ये ईयर इनका सही है कि गलत, तो बेटा आपको याद होना चाहिए कि ये ईयर गलत है, ठीक है। तो ये बेटा ईयर तो सही है, नहीं ईयर 1822 सही है। ये भैया इटली के थे, इटालियन थे। हालांकि अल्फांसो कॉर्टाई के बारे में बेटा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भैया ये पाया जाता है आपका कहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में काम किए थे, फिर मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे काम किए, बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया पे मिला था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की खोज किया था। 1822 में पैदा हुए थे, लेकिन इटालियन एनाटोमिस्ट थे। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट फॉर डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो भाई आंसर सेकंड हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, भैया अगर यूरिन में कुछ भी हो उसी को लिख के यूरिया लगा दीजिए। ग्लूकोज है तो ग्लाइकोज मतलब शुगर, यूरिया मतलब यूरिन। कीटोन बॉडीज है तो कीटोन यूरिया।
ब्लड में अगर किडनी फेल हो जाए तो ब्लड में यूरिया बढ़ने लगा, इसको बोलते हैं यूरेमिया। और स्टोन आ जाए किडनी को तो इसको बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। तो सारी बातें क्या है पूछा, करेक्ट, तो सही है। तो आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड, यानी कि चारों बातें सही हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर द फंजाई। फंजाई में बेटा देखिए ए सेक्सुअल स्पोर आपका कोनिडिया होता है, जू स्पोर होता है, और स्पोर एंजियोस्पोर जिसका दूसरा नाम ए प्लानोस्पोर होता है। कोनिडिया पाया जाता है एस्को और ड्यूट्रो में। फाइकोमैसिडेज में जू स्पोर या ए प्लानोस्पोर होते हैं। तो जू स्पोर ए सेक्सुअल होता है, मोटाइल होता है। स्पोर एंजियोस्पोर बेटा ए सेक्सुअल होता है, ये गया, तो यही आंसर हो गया, इनकरेक्ट पूछा है। एस्कोस्पोर, ऊ स्पोर और बैसिडियोस्पोर ये बेटा आपके सेक्सुअल स्पोर होते हैं। ऊ स्पोर पाया जाता है फाइकोमैसिडीज में, एस्कोस्पोर पाया जाता है एस्कोमैसिडीज में, बैसिडियोस्पोर पाया जाता है बैसिडियोमैसिडीज में। बैसिडियोस्पोर बेटा एक्सोजीनस होते हैं, 4 बनते हैं। एस्कोस्पोर इंडोजीनस होता है, 8 बनते हैं। ऊ स्पोर बेटा आपका इंडोजीनस होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एंथोसायनिन बेटा पिगमेंट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है और पाया जाता है कहाँ पे बेटा, वैक्यूल में, वाटर सॉल्युबल। और बेटा कहाँ पाया जाता है, वैक्यूल में, ये बात याद रखना चाहिए आपको। जबकि क्लोरोफिल ए, बी, जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथीन, कैरोटिनॉइड ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं। एब्रिन और रिसिन टॉक्सिन होते हैं, सही है, लेकिन देखना पूछा क्या है, इनकरेक्ट। कोडीन एंड मार्फिन एल्कोलाइड होते हैं। कनावेलिन लैक्टिन होता है, और यही गलत हो गया, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। ड्रग में आता है बेटा करक्यूमिन एंड विनब्लास्टिन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 123 का 4th, इनकरेक्ट बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये फिगर दिया गया और इससे पूछा गया कि ये क्या है। तो देखिए कैसे देखते हैं। पहले सिंपल लीफ में सिंपल लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। अगर एक नोड पे एक लीफ हो और अगर मान लो राइट हो तो दूसरे नोड पे जो दूसरी लीफ पाई जाए तो लेफ्ट हो। यानी एक नोड पे एक लीफ हो लेकिन एक साइड ना हो, ऐसे ऐसे, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है ना। एक नोड पे 2 लीफ हो लेकिन अपोजिट हो तो इसको बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी। और एक नोड पे एक से ज़्यादा लीफ पाए जाए तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड। तो यहाँ पे लग रहा है एक नोड पे एक से ज़्यादा लीफ है तो वर्ल्ड फिलोटैक्सी हो जाएगी। तो वर्ल्ड फिलोटैक्सी का एक ही हो गया, एग्जाम्पल होता है एल्स्टोनिया, ये हो जाएगा आंसर 3rd। अब बेटा कंपाउंड लीफ में अरेंजमेंट देखिए। तो कंपाउंड लीफ कैसे समझ में आएगी। पहली बात तो यहाँ पे हर लीफ के बेस पे नोड बड मिलेगा, एक्सिलरी बड, लेकिन यहाँ पे देखिए बड यहाँ होगा, बाकी जो लीफ होंगी उसमें लीफलेट होगा, उसमें बड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कंपाउंड लीफ छोटी छोटी लीफलेट से लग के बने और इसके बेस पे बड नहीं होगा, बड होगा यहाँ पे मेन रैकिस पे, ये डिफरेंस है कंपाउंड समझने का। तो इसको बोलते हैं पिन्नेट कंपाउंड। और बेटा अगर यहाँ पे जाए और यहीं पे कॉमन पॉइंट पे ढेर सारी लीफ निकले, मतलब ये मेन ब्रांच है, ये गई और एक पॉइंट पे निकला, पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा पामेट कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक भी नहीं मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा, मेन ब्रांच से एक डंडा गया और ऐसे निकल गया तो ये पामेट कहलाएगा। (125) इन अरिथमेटिक ग्रोथ में फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अरिथमेटिक में बेटा 1 2 3 4 ऐसे चलता है और सबसे कॉमन ये होता है जब एम्ब्रियो का ग्रोथ बाद में होता है तो अरिथमेटिक शुरू में होता है जियोमेट्रिक में बेटा दोनों कोशिकाएं जो डॉटर की होती हैं दोनों में डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन रहती है, 2 4 8 16 32 ऐसे चलता है। सिग्माइड कर्व बेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म, ये तो गलत हो गया। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो शुरू में मैक्सिमम डिवाइड करता है, पहले धीरे धीरे, फिर बहुत तेजी से, फिर लिमिट लग के कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एस शेप्ड, लैग लॉग एंड स्टडी। तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। इन चाइल्ड लो आईक्यू, डीप म्यूटिज्म, ये सब बड़ा सिम्टम होता है थायरॉक्सिन के लो लेवल से, वो भी प्रेग्नेंट फीमेल में। इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रेटिन डॉर्फ बोलते हैं, क्रेटिनिज्म। जबकि हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म आता है।
अब बेटा पिट्यूटरी ड्वार्फिज में सिर्फ हाइट का डिफरेंस रहता है, बाकी मेंटली एक हमारे जैसा ही मेंटल का होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हटाना है, निकालना है तो सबको हटा दीजिए। तो वैरायटी ऑफ एंजाइम यूज करेंगे, आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज यूज करेंगे, प्रोटीन हटाने के लिए प्रोटीएज यूज करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम, फंगल सेल वॉल को तोड़ने के लिए कैटिनेज, प्लांट सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलेज, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, और लास्ट में जब आपका डीएनए बचेगा उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए मिलाते हैं चिल्ड इथेनॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसिडेज, लाइसोजाइम, कैटिनेज। वैसे भी आपका याद रखिएगा एज लग जाए तो बेटा एंजाइम होता है, और यहाँ पे नाम में एंजाइम का शॉर्ट फॉर्म है जाइम। ठीक है, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ता है, फंगल सेल वॉल को तोड़ने के लिए कैटिनेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज बेटा ये एंजाइम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दो जगह, एक तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्रोमोजोमिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है, और बीटा गैलेक्टोसिडेज बेटा आपका लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ये आपका चार जो डंडियां हैं इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। हार्मोन निकलता है पैराथायरॉयड हार्मोन जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। एक लोब में दो पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेकिंग अ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस में। तो वहाँ पे जो सोर्स ऑफ निमेटोड स्पेसिफिक जीन था वो ट्रांसपोजॉन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट का इस्तेमाल करते थे, रेट्रोवायरसेस का। और निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम लोग जब टोबैको प्लांट में भेजते थे तो यूज करते थे वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक होता था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्टार्ट करता था। आरएनए साइलेंसिंग ट्रांसलेशनल लेवल पे करते हैं, ये भी याद रखिएगा, आरएनए को साइलेंस किया जाता है। पेस्ट का नाम था मिलाडोगाइन इनकॉग्निशिया और प्लांट का नाम था टोबैको। इन्फेक्शन होता था उसके रूट पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांसजेनिक काऊ एनिमल के लिए। तो एनिमल में ट्रांसजेनिक काऊ रोजी होता है 1997, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन 2.4 ग्राम पर लीटर, मोर बैलेंस्ड नेचुरल काऊ मिल्क से ज़्यादा बढ़िया है ह्यूमन बेबी के कंजप्शन के लिए। डिजीज़ की स्टडी के लिए करते हैं, एल्जाइमर हो गया बेटा आपका, कैंसर हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, सीप, काऊ ये सब बेटा प्रोड्यूस किए जा चुके हैं ट्रांसजेनिक, और जिनमें से सबसे ज़्यादा संख्या मोर देन 95% क्या होते हैं? माउस। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिन अर्थ। तो सबसे पहले बेटा आपके बैक्टीरिया ग्रुप आया था मोनरा। अब मोनरा में अलग अलग मेटाबॉलिक था। पहले था कीमो हेट्रोट्रॉफ, फिर इवाल्व होके आया कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ विदाउट ऑक्सीजन वाला, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ विद ऑक्सीजन वाला, यानी ये आपका इवोल्यूशन दिखाया गया है। व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल सही है। गैलापागोस ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पे मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल का जो इंडिविजुअल एडाप्टेशन है वो एडाप्टिव रेडिएशन है, लेकिन जब दोनों को हम लोग एक साथ देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? पैरेलल या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो पहली बात एडाप्टिव रेडिएशन कब बोलेंगे? जब आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया हो। पहली बात ये वर्ड आता ही आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा 132 का 4। जैसे मैं अगर दिखाऊं, ये मान लीजिए मैंने लाल कलर से एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया पे स्पीसीज अडाप्ट करके अलग अलग एरिया को चली गई, तो ये है एडाप्टिव रेडिएशन। मान लीजिए मार्सुपियल्स का है। ऐसे ही मैंने इसी एरिया के किसी प्लेस से पीले कलर में मैमल का दिखाया, वो भी इसी एरिया के अलग अलग जियोग्राफी को क्या करेंगे? एडाप्ट कर जाएंगे। सर जब मैंने लाल को अलग से देखा तो एडाप्टिव रेडिएशन, पीले को अलग से देखा तो एडाप्टिव रेडिएशन, लेकिन जब दोनों को साथ साथ देखा तो दोनों एक ही जगह पे जाके क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज कर रहे हैं। तो लाल और पीला आपस में क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट या पैरेलल इवोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट? डाउन सिंड्रोम में 47 जरूर होता है, लेकिन 21 में ट्राइसोमी होती है, मतलब ऑटोसोमल की। टर्नर में 45 होते हैं, X0 कंडीशन पाया जाता है, ऑटोसोम में कोई दिक्कत नहीं। क्लाइंट फिल्टर में भी 47 होते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे
ऑटोसोमल तो बराबर होते हैं लेकिन सेक्स में बढ़ोतरी हो जाती है, XXY हो जाता है। तो ये एल्लोसोमल ट्राइसोमी है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम की, और ये ऑटोसोमल है। तो इन करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट तो कोई नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बेटा 133 का 4th। क्लाइनफिल्टर में डबल एक्स की वजह से गायनिकोमेस्टिया, वाई की वजह से ओवरऑल टॉल स्टेचर्ड स्टेराइल मस्कुलाइन मेल पाया जाएगा। टर्नर में एक्स 0 है तो अंडर डेवलप्ड फीमेल, अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, रोडोमेंट्री ओवरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सही से दिखेंगे नहीं। 1866 में लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम बताया और ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मेनी फिंगर लूप्स, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, फ्लैट ब्रॉड हेड और पार्सली ओपन माउथ और फिजिकली मेंटली साइकोमोटर। वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन। तो जब हम लोगों ने डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है उसका किया गया था, प्रोकैरियोटिक इकोलाई में किया था। मिजेल्सन एंड स्टॉल ने अमोनियम क्लोराइड लिया था, N14 और N15, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लिया था। इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर लेती थी। हर जनरेशन में 2 हाइब्रिड बनते थे, बचे हुए लाइट रहते थे। यूकैरियोट पीसिया फावा में किया था, टेलर एंड हिज कलीग ने। ईयर दोनों का सेम है, 1958 में मिजेल्सन एंड स्टॉल भी हैं, टेलर और कलीग भी हैं। वहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव था, यहाँ पे रेडियो एक्टिव थायमिडीन का इस्तेमाल किया था। यूकैरियोट क्रोमोजोम लेवल पे था, जबकि मिजेल्सन एंड स्टॉल प्रोकैरियोट डीएनए लेवल पे था। इन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर बोथ एंड पे, यानी ऐसे ऐसे वाला, इसको बोलते बेटा डिसरप्टिव, ठीक है ना। और अगर बोला जाए कि ग्राफ बिकम नैरोअर अदर देन पेरिफेरल, मतलब पेरीफेरी को छोड़ के बीच वाला, ठीक है, और एक तरफ को शिफ्ट हो जाए तो डायरेक्शनल। तो भैया स्टेबलाइजिंग में ग्राफ बिकम हायर एंड नैरोअर, मीन वैल्यू को शिफ्ट करेगा। अदर देन मीन वैल्यू आ जाए, एक तरफ को शिफ्ट हो जाए, या तो एक्सट्रीम में हायर ले ले या तो लोअर, तो डायरेक्शनल। तो तीनों का लैंग्वेज याद होना चाहिए कि भैया पेरीफेरल कैरेक्टर दोनों एंड पे हो तो डिसरप्टिव, मीन कैरेक्टर को शिफ्ट करे और ग्राफ बिकम हायर एंड नरोवर हो जाए तो स्टेबलाइजिंग। अदर देन मीन हो, पेरीफेरल में कोई भी शिफ्ट कर ले एक तरफ लेकिन, तो डायरेक्शनल। तो बच्चों आज का ये डिस्कशन यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है। अब आगे का डिस्कशन कराने के लिए आपके पास आएंगे डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा सर, वेलकम करिएगा, अच्छे से फैकल्टी दीजिए, पॉइंट आपको याद कराते रहेंगे हम लोग, और आप अपनी गलतियों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और अच्छे से खाइए और तैयारी करिए, पक्का सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 101 to 135 मनीष सर ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 to 70। So here is your question number 136. The seaweeds and few plants existed probably around. तो ड्यूरेशन पूछा गया है और इसमें 350 मिलियन ईयर्स अगो, 320 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो एंड 100 बिलियन ईयर्स अगो। तो सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, इनका ड्यूरेशन क्या था? 320 मिलियन ईयर्स अगो। 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स ये एक्टिव थे, इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। और 350 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर क्या था? इनवर्टिब्रेट के बाद जॉलेस फिश, ये इवॉल्व हुई थी। और 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स। तो करेक्ट आंसर 136 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। तो प्लांट में ग्राउंड टिश्यू जो है वो क्या है? तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल एंड वैस्कुलर के अलावा जो भी होगा वो क्या आएगा? वो आएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 137 इज फर्स्ट। Now we move to next question. Which one of the following hormones is involved in sugar metabolism? तो शुगर मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है।
ग्लूकेगॉन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। और कॉर्टिसोल ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये सारे ही हार्मोन्स हैं। इंसुलिन जो होगा ये कहाँ से आता है, ये बीटा सेल से, ये अल्फा सेल से, और कॉर्टिसोल जो होगा वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 138 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 139। इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर तीन है, तीन टाइप की हैं। सेमाइनल वेसिकल मेल्स में, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इसमें से प्रोस्टेट जो है ये सिंगल है, अनपेयर्ड है, बाकी दोनों जो है ये पेयर्ड है। तो टोटल पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स तो ये 5 होगा। टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पूछा जाए तो 3 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड प्रोस्टेट, ये गलत हो गया। पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये अनपेयर्ड नहीं है। सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड प्रोस्टेट, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये अनपेयर्ड नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और जो मेन सेमाइनल प्लाज्मा जो कॉन्स्टिट्यूट करती है वो ग्लैंड है पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, ये करीब करीब 60 to 70% ऑफ द सेमाइनल फ्लूइड। और इसके अलावा ये फ्रक्टोज भी इसको प्रोवाइड करती है जो न्यूट्रिशन में यूज होता है। और प्रोस्टेट जो है ये कैल्शियम। तो 139 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 140। Leaves have surface area 10 centimeter square. After some time, due to growth, their surface area increased and finally 15 centimeter. तो इनिशियल वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर वो माइनस, फाइनल से माइनस कर दिया जाएगा। फाइनल कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉमन पैरामीटर लिया जाएगा इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो ये आएगा 15 माइनस 10/10। और अब चूंकि 100 में पूछा गया परसेंट ऑफ रिलेटिव ग्रोथ, तो ये इंटू 100, तो 5/10 इंटू 100, तो करंट आंसर विल बी 50%। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। अगर 100 में परसेंट में पूछा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई। तो 140 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। कॉमन कैरेक्टर ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। दोनों ही डाइकॉट है। ईच एक्सार्क प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम यहाँ पर एक्सार्क किस में होगा, ये रूट में होगा। एंडार्क प्रोटोजाइलम ये डाइकॉट स्टेम में होगा, तो ये कॉमन कैरेक्टर नहीं हुआ। अकरेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में ही होगी, चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो या डाइकॉट रूट हो। तो 141 का करेक्ट आंसर यहाँ पर विल बी थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 142। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। सी दिया हुआ है यहाँ पर AGG, तो ये कोडॉन्स कहाँ पर होंगे, ये मैसेंजर RNA पर प्रेजेंट होते हैं। और जो tRNA है ये एंटी कोडॉन्स है, ये कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं जो यहाँ पर कोडॉन्स है उनके साथ। और ये कोडॉन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अमाइनो एसिड आता है। तो अगर UCA है तो UCA का जो कोडॉन्स होगा कॉम्प्लीमेंटरिटी की वजह से U का किसके साथ, A के साथ, C का किसके साथ, G के साथ, और A का किसके साथ, U के साथ। और यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग वो देखा जाए कौन सा अमाइनो एसिड होगा, तो यहाँ पर सीरीन होना चाहिए था। और यहाँ पर अगर देखें AUG, तो D क्या होगा यहाँ पर, AUG, D यहाँ पर क्या होगा, तो A U के साथ, U A के साथ, और G C के साथ, UAC। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए था टायरोसिन। ये 3' एंड होगा। 3' एंड जो होता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है tRNA का, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। तो यहाँ पर टायरोसिन, तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर।
CAGG दिखा हुआ है जो गलत है, AGU होना चाहिए था। और D जो है वो UAG लिखा हुआ है जो UAC होना चाहिए था। और थर्ड A फेनिलएनालिन, ये गलत है, सिरीन होना चाहिए था। तो 142 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 143। इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम द गैमेटोसाइट्स डेवलप इन। तो गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? ये ह्यूमन बॉडी में आरबीसीज में डेवलप होते हैं ये। और गैमेटोसाइट्स का फर्दर डेवलपमेंट जो होगा वो होता है गट ऑफ मॉस्किटो में, जहां पर इसके गैमेट्स बनेंगे। और फर्टिलाइजेशन भी होगा गट ऑफ मॉस्किटो में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 143 इज फर्स्ट, आरबीसी ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। मदर मिल्क कंटेन विच एंटीबॉडी। तो मदर मिल्क से न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी मिलती है, और ये कौन सी इम्यूनिटी होगी? ये पैसिव इम्यूनिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है वो बेबी को मिल रहे हैं। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है ये, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी का कौन सा टाइप यहाँ पर पहुंचता है? तो ये IgA पहुंचता है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, बॉडी के सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, मिल्क में प्रेजेंट है, ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। IgG ये प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचती है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में पहुंचती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? ये भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। और IgE जो है ये एलर्जिक कंडीशन में बढ़ता है, और IgM जो है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, और IgM जो होगा फर्स्ट एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन में बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 144 इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 145। अकॉर्डिंग टू द IUCN लिस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज हैज बीन। तो टोटल स्पीसीज जो हैं वो 784 हैं, और इसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, और 87 प्लांट्स हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो प्लांट स्पीसीज कितनी है? 87। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 87। 145 इज थर्ड। द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ। तो पेक्टोरल गर्डल और पैल्विक गर्डल लोअर लिम्स को सपोर्ट करने के लिए, और अपर लिम्स को पेक्टोरल गर्डल ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, इसमें एक क्लेविकल और एक स्कैपुला, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पूरे पेक्टोरल गर्डल की, तो 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। तो 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला। 146 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। बायो पेस्टिसाइड्स आर। तो बायो मतलब लिविंग, पेस्टिसाइड का मतलब होता है टू किल, पेस्ट को किल करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या पेस्ट को किल करने के लिए। तो 147 का करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 148। एलिफेंटियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एलिफेंटियासिस में क्या होता है? हाथी पांव भी बोलते हैं इसको हिंदी में। लोअर लिम्स यूजुअली जो होते हैं वो लोअर लिम्स, इसमें स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, इंटरनल ब्लीडिंग, ऑफन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इन जेनिटल ऑर्गन्स। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वैसे दोनों ही अफेक्टेड हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन यूजुअली यहाँ पर लोअर लिम्ब अफेक्टेड होते हैं। और लोअर लिम्ब के साथ साथ जेनिटल ऑर्गन्स में भी स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन लिम्फेटिक वेसल, और ये स्वेलिंग आती किस वजह से? लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं उनमें फ्लो जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और कहीं पर भी फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो स्वेलिंग बढ़ेगी।
तो लिम्फेटिक वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑफन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इन जेनिटल ऑर्गन्स, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। 148 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, out of a population of 1600 individuals in F2 generation of a cross between yellow round and green wrinkled, तो यहाँ पर बात हो रही है डाईहाइब्रिड क्रॉस की, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमें पता है F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1, और ये दोनों जो हैं ये पेरेंटल टाइप्स हैं, पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, और पेरेंटल टाइप हमारा क्या था, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड। तो येलो राउंड ये वाले हो गए, येलो राउंड 9 16 में से, और एक ये वाला जो होगा ये ग्रीन रिंकल्ड। बाकी के ये जो 6 हैं ये रिकॉम्बिनेंट टाइप है या नॉन पेरेंटल टाइप्स बोला जाएगा इनको, ये नॉन पेरेंटल टाइप या रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, नंबर ऑफ ग्रीन रिंकल्ड सीड्स पूछे गए, मतलब ये वाले पेरेंटल टाइप का पूछा गया है। तो ये 16 में एक बन रहा है, तो 1 out of 16, और पूछा कितने में गया है, 1600 में। तो इसको यहाँ सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 100 आएगा। तो 16 में चूंकि एक है तो 1600 में कितने होंगे, 100। तो 149 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स विच स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। तो oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स हमें पता है यहाँ पर जो मियोसिस हो रही होती है वो डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में अरेस्ट हो जाती है, और मियोसिस 1 में भी किस में, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इसमें अरेस्ट होती है, और ये कंप्लीट कब होती है, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। फीमेल्स में oogenesis की शुरुआत जो है वो फीटल स्टेज से हो चुकी होती है। तो मियोसिस 1 शुरुआत होगा फीटल स्टेज में, बट ये अरेस्ट हो जाती है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डिप्लोटीन, 150 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2n, कौन सा डिप्लॉयड नहीं है। तो जाइगोट हमें पता है ये 2n होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बनेगा, n+n इज 2n। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस से मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, 2n होगा। फ्लोरल पेटल, ये अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही फ्लावर्स होंगे, और पेटल वहाँ पर क्या सोमैटिक पार्ट है, तो ये भी 2n डिप्लॉयड। तो बचा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में प्लॉइडी क्या होगी, 3n, ट्रिप्लॉयड होगा ये, क्योंकि ये बनता है सेंट्रल सेल प्लस मेल गैमेट के फ्यूजन से। तो टोटल प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 3n, और ये 2n, तो n+n+n 3n। तो करेक्ट आंसर 151 इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, फिर 152 में हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बर्ड्स में हम लोगों को पता है ये ZW टाइप का है, और ये फीमेल हेट्रोगैमेट्स प्रोड्यूस, फीमेल यहाँ पर हेट्रोगैमेट्स बनाती है। ग्रास हॉपर में XO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है, सही है। कॉकरोच और ग्रास हॉपर में XO टाइप का। ह्यूमंस ड्रोसोफिला वगैरह में ये XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है, ये भी सही है। और बर्ड्स में क्या है, मेल हेट्रोगैमेटिक, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये फीमेल हेट्रोगैमेट्स बनाती हैं। तो A, B एंड C 3 यहाँ पर सही है, सेकंड 152। Now we move to next question 153, select the correct statement for the given diagram। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंकेज, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पर किसका होगा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर दिखाया हुआ है, फिनोटाइप दिया हुआ है ये डोमिनेंट फिनोटाइप, और इसका जीनोटाइप पता करना है। तो ये
किसके लिए यूज़ किया जाता है? टेस्ट क्रॉस के लिए। टेस्ट क्रॉस में इसको यूज़ किया जाएगा जिसका जीनोटाइप हमें पता करना हो, फिनोटाइप डोमिनेंट है। वायलेट कलर यहाँ पे डोमिनेंट होता है, बट इसका जीनोटाइप नहीं पता है कि होमोजाइगस की वजह से है, होमोजाइगस कंडीशन की वजह से, या हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं? वायलेट। तो अननोन फ्लावर कैसा हो गया? होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से, तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है? 1:1 रेशियो। आधे जो होंगे वायलेट होंगे, आधा वाइट होगा। तो 153 में आंसर क्या होना चाहिए? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। तो 153 इज थर्ड। Now we move to next question 154. Given below are two statements. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एड्स के ट्रीटमेंट में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज की जाती हैं। इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। तो ये सही है, ये टोटली क्योरेबल डिजीज नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। तो यहाँ पर ये गलत है। टाइम लैग यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये मंथ्स या ईयर्स तक हो सकता है। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स। इसको बोला जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ? इन्फेक्शन होने से सिम्टम्स जब पहली बार अपीयर होते हैं उसका जो ड्यूरेशन है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये गलत है, यहाँ पर नो टाइम लैग दिया हुआ है इस वजह से। तो फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 154 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 155। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस इन्वेजिव प्रोसीजर है। निडल से फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है। 14 to 17 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में किया जाता है ये। और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें जो एक्सफोलिएटेड फीटल सेल्स हैं उनको उनका क्रोमोसोमल पैटर्न स्टडी किया जाता है। एक्सफोलिएटेड फीटल सेल्स। तो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी इसका मिसयूज़ होता था और वो फिर सेक्स डिटरमाइन करके इसको फीमेल फीटिसाइड में मिसयूज़ करते थे। अगर फीमेल पता चलता था चाइल्ड फीमेल है तो उसको किल कर देते थे। तो पासिंग ऑफ अमोनिया गलत हो गया। डिटेक्शन ऑफ फीटल डिजीज, पासिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डेवलपिंग एम्ब्रियो, और फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये तो इसका यूज हो गया। ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दिस इज मिस यूज, और इसी वजह से इसको बैन कर दिया गया था, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से, मिस यूज होने की वजह से। तो 155 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 156। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? In blood, carbon dioxide comparatively diffuse easily because of its high solubility. सही है। Approximately 18 to 19% of carbon dioxide is transported by plasma. ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर dissolved state में 7% और 70% जो है ये बाइकार्बोनेट के स्टेट में, बाइकार्बोनेट और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आरबीसीज में ये 20 से 25%। तो प्लाज्मा से ये करीब करीब 77%। तो गलत दिया हुआ है 18 to 19%। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू ब्लड, पासेज इनटू आरबीसी एंड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H2CO3। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ये आरबीसी में अंदर एंटर करती है और यहाँ पर ये वाटर के साथ कंबाइन करेगी। कार्बोनिक एनाहाइड्रेज एंजाइम होगा, H2CO3 बनेगा और H2CO3 जो होता है ये डिसोशिएट होगा H आयन और HCO3 माइनस में, HCO3 माइनस। तो ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये प्लाज्मा में पहुंच जाएगा और क्लोराइड आयन अंतर आता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना। So diffuses into blood, passes into RBC and reacts with water to form H2CO3। सही दिया हुआ है। Chloride ions diffuse from plasma into RBCs to maintain ionic balance। ये सही है। Diffuse from plasma into RBCs। तो A
सी एंड डी, बी गलत है, बाकी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। 156 is second. Now we move to next question 157. Inspiration can occur if the intrapulmonary pressure is, तो इंट्रापल्मोनरी मतलब विद इन द लंग्स, तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, वो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एयर जो होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विल बी सक्ड इन, अंदर की तरफ खिंच जाएगी। तो ये कैसा होगा, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सही है। मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक्सहेलेशन के वक्त होगा, इक्वल नहीं होगा। पॉजिटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब भी अंदर एयर नहीं आ पाएगी, तो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी को बोलते हैं निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो 157 is first. Now we move to next question 158. Given below are two statements. The TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to yield oxalosuccinic acid. ये oxalosuccinic acid नहीं, TCA cycle ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, और ये शुरुआत होती है, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, लेकिन यहाँ पर बनेगा क्या, सिट्रिक एसिड। एंजाइम इन्वॉल्व होता है साइट्रेट सिंथेज, साइट्रेट सिंथेज। लिंक रिएक्शन से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये रिएक्ट करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ, जो लास्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, और बनाएगा यहाँ पर सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड ये 2 कार्बन का है, ये यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड में कार्बन भी पूछे जाते हैं, तो 6 कार्बन प्लस यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है, और एंजाइम में होगा, इन्वॉल्व होगा साइट्रेट सिंथेज। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन passes from one carrier to another is called the electron transport system, ये सही है। मेटाबॉलिक पाथवे जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन पास होगा फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो 158 का करेक्ट आंसर यहाँ पर, फर्स्ट इन स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 158 इज 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 159। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया हुआ है। एब्सिसिक एसिड ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सही है। ABA क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए, सही है। साइटोकाइनिन ये स्ट्रेस हार्मोन, ये साइटोकाइनिन इनफैक्ट नहीं, ये एब्सिसिक एसिड के लिए सही है। एथिलीन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच कौन सा होगा, थर्ड। 159 इज 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 160। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। बैम्बू ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, सही है। बैम्बू में सिर्फ एक बार ब्रीडिंग होती है, फ्लावरिंग वंस होगी। ऑयस्टर्स प्रोड्यूस वेरी लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स, ये एक्चुअली लार्ज नंबर और स्मॉल साइज, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी जो है यहाँ पर वो लार्ज नंबर और स्मॉल साइज वाली है। तो ये यहाँ पे लार्ज साइज गलत है। पेलाजिक फिशेस प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, ऑयस्टर और पेलाजिक फिशेस दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी, लार्ज नंबर स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स, तो ये सही दिया हुआ है। मैमल्स प्रोड्यूस लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग्स, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड। 160 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया। लिवर फ्लूक इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल, लिवर फ्लूक इंटरमीडिएट होस्ट फिश, लिवर फ्लूक ह्यूमन्स आर प्राइमरी होस्ट, तो मतलब लिवर फ्लूक कैसा हो गया, डाइजेनेटिक। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको बोला जाता है डाइजेनेटिक। अगर एक होस्ट होता तो मोनोजेनेटिक, तो डाइजेनेटिक है, ठीक है। ये कस्कटा लार्ज ग्रीन लीव्स प्रेजेंट, एक्चुअली एवोल्यूशन में इसका क्लोरोप्लास्ट और लीव्स ये दोनों एब्सेंट हो गए, ख़त्म हो गए, इसी वजह से ये कैसा है, पैरासाइट है, और ये
स्टेम पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो 161 का करेक्ट आंसर यहाँ पर, इनकरेक्ट मैच कौन सा हुआ, फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा इन्वॉल्व नहीं है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूवी लाइट, एथिडियम ब्रोमाइड, एगरोज, टैग पॉलीमरेज। तो अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ की जाती है, इसी वजह से डीएनए वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। एथिडियम ब्रोमाइड ये स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। एगरोज जो है ये वहाँ पर मीडियम यूज़ किया जाएगा। टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज, ये इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पीसीआर में यूज़ किया जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से टैग पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 161 नॉट इन्वॉल्व, 162 का करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के लिए यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया है 163। तो 163 में यहाँ पर करेक्ट मैचिंग क्या होगी, GGG ग्लाइसिन, ये एस्पार्टिक एसिड, GAU, ये यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड, और इसके बाद ये एलानिन और ये सिस्टीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 163 इज फर्स्ट। द मैट्रिक्स ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल हैज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, few RNAs, 70s ribosome and components required for protein synthesis and aerobic respiration। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर किसमें, किस ऑर्गेनेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन जो है वहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है, EDS के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा थर्ड, 164 इज थर्ड। नेक्स्ट, इन ग्रासेस द गार्ड सेल इज। तो ग्रास में गार्ड सेल कैसा है, ग्रासेस में गार्ड सेल, ये गार्ड ग्रासेस कैसे हो गई, ये मोनोकॉट। तो डाइकॉट में कैसा होता है, बीन शेप्ड, डाइकॉट में ये बीन शेप्ड है इस तरह से, ये गार्ड सेल्स। इनर सेल वॉल जो होती है इनकी थिक होगी, आउटर वाली थिन होती है। और ग्रासेस में कैसा होता है, ग्रासेस में ये डंबल शेप, ये शेप होगा डंबल शेप। तो 165 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 166। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर साइकिल कौन सी ये शो कर रहे हैं, ये कैल्विन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में यूज होगी। तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है, तो इस स्टेप को बोला जाएगा कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर ATP और NADPH जो हमारे प्रोडक्ट्स बने थे लाइट रिएक्शन में, तो NADPH यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वाले स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन। उसके बाद ट्रायोसफॉस्फेट बनेंगे जो यूज़ किए जाते हैं ग्लूकोज वगैरह की सिंथेसिस में। और यहाँ से ये रीजनरेशन वाला स्टेप, तो C स्टेप क्या है, रीजनरेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, फोर्थ। चारों स्टेप यहाँ पर सही दिखाए गए। नेक्स्ट 167, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। तो एवरेज कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा होता है वाटर, वाटर के बाद है यहाँ पर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद फिर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के बाद यहाँ पर फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फिर लिपिड्स, और लिपिड्स के बाद फिर आयंस। तो मैक्सिमम यहाँ पर कितना है, वाटर। इसके बाद प्रोटीन्स कितनी है, प्रोटीन्स यहाँ पे 10 से 15% है।
न्यूक्लिक एसिड कितना है, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर 5 to 7% है, कार्बोहाइड्रेट्स 3% है, लिपिड्स 2% और आयंस 1%। तो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज पूछा गया है, ये कितना होगा, ये 3%, 167 करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड। और वाटर जो है ये मैक्सिमम है 70 to 90%। नेक्स्ट, टेट्राड इज मेड अप ऑफ। तो टेट्राड स्टेज का फॉर्मेशन किस में होता है, जाइगोटीन में। जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती है, जिसे हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आल्सो नोन एज सिनेप्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद 4 क्रोमैटिड्स, गलत है यहाँ पर। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स ईच विद 2 क्रोमैटिड्स, ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमैटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। तो क्रोमोसोम के बेसिस पर अगर देखा जाए तो 2 क्रोमोसोम हैं तो इनको बाइवैलेंट भी बोलते हैं, और अगर क्रोमैटिड्स के बेसिस पर देखा जाएगा तो ये टेट्राड कहलाते हैं, 4 क्रोमैटिड है। तो 2 homologous chromosomes each with 2 chromatids, 168 correct answer will be second. Now we move to next question, 169 assertion in gel electrophoresis DNA moves towards the anode। DNA किस तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ। DNA is a negatively charged molecule, और रीजन क्या है कि DNA negatively charged है। तो ठीक है, डीएनए जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इसके वेल में डीएनए के सैंपल्स लोड किए जाते हैं और इधर ये इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए जाएंगे। तो ये किधर की तरफ मूव करेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। जिसका साइज जितना ज़्यादा छोटा वो सबसे ज़्यादा दूर तक आएगा। तो एनोड की तरफ मूव करता है, स्टेटमेंट सही है। और निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल क्यों मूव करता है एनोड की तरफ, एनोड पॉजिटिव है यहाँ पर और निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। और निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, तो फॉस्फेट की वजह से। तो यहाँ पर असर्शन भी सही हुआ, रीजन भी सही हुआ, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो 169 इज फोर्थ। Now we move to question number 170. Given below are two statements. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. तो Golgi apparatus में cis phase और transphase ये वाला हुआ, ये maturing phase है, और cis phase ये convex होता है, forming phase भी बोलते हैं इसको, forming phase। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स वगैरह बनेगी वो सिस फेज पे आएंगे और ट्रांस फेज से रिलीज होती हैं और यहाँ पर इनकी प्रोसेसिंग होती है। तो सही दिया हुआ ही है। द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, ये भी सही है। ये जो प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग वगैरह होती है उसके बाद ये सेल में ही या तो रिलीज होते हैं या फिर सेल के बाहर। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो 170 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय माय फेलो पार्टनर विक्रम सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का 2, जो कि 6 जून 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर कनेक्ट हुआ। ये पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक के पेपर डिस्कशन के लिए शैलेंद्र सर, मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार एक्सप्लेन किया है। और मैं आपके सामने आया हूँ 171 से लेकर के 200 तक की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने। ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक्स देन टेम्परेट इज ड्यू टू द। आपको मालूम था अगर आप इस अर्थ को ऐसे माने, ठीक, अर्थ, तो ये जो रीजन है ये वाला, ये तो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक। और इक्वेटर के जस्ट ऊपर की ये जो लाइन बनी हुई है, मतलब दोनों पोल की तरफ, ये होता है ट्रॉपिक्स, ये होता है ट्रॉपिक्स। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका सूरज है, सूरज, और यहाँ से ये रेडिएशन चल रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हो
कि सबसे अधिक जो रेडिएशन मिलेगा वो इसी जोन को मिलेगा। ठीक, तो जितना ज़्यादा रेडिएशन मिलेगा उतनी ज़्यादा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, और बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोटीन बढ़ेगी। एक रीज़न तो ये है ट्रॉपिक्स की प्रोटीन बढ़ने का, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है, 4 में एक ऑप्शन चुनना। दूसरा, जो ट्रॉपिक्स के रीजन होते हैं बच्चों, वो टेम्परेट के कंपेयर में लेस सीजनल होते हैं, मोर प्रेडिक्टेबल होते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि गर्मी कब पड़ेगी, जाड़ा कब पड़ेगा, इतने समय तक ये मौसम रहेगा, इतने समय तक ये मौसम रहेगा, इसे बोलते हैं लेस सीजनल, मोर प्रेडिक्टेबल। ठीक, एक तो रीजन ये हो गया। और यहाँ पर जो वेदर है ये कांस्टेंट रहता है। और एक तो रीजन आपको मैंने बता दिया कि अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी देन अदर रीजन, यहाँ इस रीजन में सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहती है, और यही आपकी बुक में लिखा। अब देखिए पहला ऑप्शन क्यों गलत है, यहाँ पर होना चाहिए लेस सीजनल। और ग्लेशिएशन, अब देखिए अगर ग्लेशिएशन हो गया तो जो आपकी पूरा जो उसके आसपास के ज़मीन या ज़मीनी एरिया है वो पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा, तो वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, तो वहाँ के फ्लोरा फौना डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये प्रोटीन नहीं बढ़ाएगा, ये तो गलत है। हाईली वेरिएबल नहीं भाई, ये तो लेस वेरिएबल होना चाहिए था। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका गलत है, तो ये हो गया चौथा ऑप्शन। तो बच्चों कई रीजन आपकी बुक में बताए गए हैं कि ये मोर प्रेडिक्टेबल होता है, लेस सीजनल होता है, और ये कांस्टेंट होता है। यहाँ का क्या होता है, ये वातावरण जो कि स्पेसिएशन के लिए ज़रूरी है। आपकी बुक में कई रीजन बताए गए, उनमें से एक रीजन के ये ऑप्शन बनाया गया, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए जब आप इकोसिस्टम को एज ए फंक्शन यूनिट, किस तरह से वो काम करता है इकोसिस्टम उसकी फंक्शन यूनिट में, तो 4 पैरामीटर एस्पेक्ट बताए गए थे कि जो इकोसिस्टम कंपोनेंट हैं बायोटिक एबायोटिक वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो 4 एस्पेक्ट है, 4 पहलू जिन पर आप इस बात को जज कर सकते हो कि जो इकोसिस्टम कंपोनेंट है एबायोटिक बायोटिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये एक तो एनर्जी फ्लो है, दूसरा डिकम्पोज, तीसरा प्रोटीन, और तीसरा आपका मतलब चौथा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है। मतलब अगर इन पहलुओं पर इकोसिस्टम में आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ आंसर, ये बुक की लाइन थी। अब देखिए फॉलोइंग डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप बताए गए थे। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबोलिज्म, और चौथा ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा क्या चीज मिनरलाइजेशन। तो ये 5 स्टेप बताए गए थे। पांचों स्टेप्स के अपने विशेष कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ प्रोसेस उसमें इवेंट प्रॉपरली घटते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन में अर्थवर्म के थ्रू होता है, और इसमें क्या होगा, बड़ा पार्टिकल छोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल में बढ़ जाएगा। और जो आपका लीचिंग होता है उसमें इंसॉल्युबल सॉल्ट होता है, सॉइल के नीचे से चला जाता है। कैटाबोलिज्म बैक्टीरिया फंजाई करते हैं, जिससे प्रॉपरली वो एज ए फूड सोर्स डेट्राइटस की तरह इस्तेमाल करते हैं, इससे और डिकम्पोज करते हैं। फिर एक एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है, एमॉर्फस सब्सटेंस, जिसे आप ह्यूमस कहते हो, और ह्यूमस का बनना ही ह्यूमिफिकेशन है। ये कोलॉइडल होता है, इसमें मिनरल होता है, और जब ये फर्दर डिकम्पोज करता है तो इसी के मिनरल निकल जाते हैं, रिलीज होते हैं सॉइल में, जिसे आप मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हो। तो भाई फ्रेगमेंटेशन तो होएगा, ह्यूमिफिकेशन होगा और मिनरलाइजेशन, ये 3 स्टेप तो मिल गए। अब 4 ही हमें ढूंढना था, 4 में से एक ऑप्शन तो स्ट्रेटिफिकेशन तो ऑब्वियसली से हो गया। अब सर जी बताइए हमें आप कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। सपोज दैट ये ग्राउंड पोजीशन है और एक छोटे छोटे घास उगे हैं, फिर थोड़ा यहाँ हर्ब हो गया, फिर ये श्रब हो गया, फिर ये बड़ा ट्री हो गया। तो ये जो अलग अलग जो ये लेयर पे आप स्ट्रेटा पर आप देख रहे हो पौधों का अरेंजमेंट, यही है स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्या हुआ डिफिनीशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द किसी इकोसिस्टम प्लांट्स का या जीवों का करना कि कौन किस किस लेवल पर है, उसे स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और ये डिकम्पोजिशन का स्टेप नहीं है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए मेन एरिना का मतलब होता है बैटल फील्ड, बैटल मतलब रणभूमि समझ लीजिए। आपको मालूम है ये एक सेल है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, साइटोप्लाज्म तो होगा ही, ठीक है। तो ऐसा यही होता है बैटल फील्ड, क्योंकि जितनी भी एक कोशिका क्रियाकलाप जो चलती है, मतलब क्रियाकलाप कह सकते हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म में चलती है। तो भैया यही है मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अब चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट, सब में होएगा भाई साइटोप्लाज्म। सेकेंड ऑप्शन मेन सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एनिमल सेल। तो साइटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटी चलती है, सारे से सेल ऑर्गेनल इसी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, जिनमें अलग अलग एक्टिविटी चलती है। ध्यान से देखिएगा, और ये बुक की लाइन थी और PYQ भी था। अब देखिए आपको पता है कि जब आप सेल साइकिल की बात करते हो, G1 S G2 उसके बाद M फेज आता है, ये सेल साइकिल की बात है। और हर फेज में अलग अलग काम होते हैं। इस सेल में मेटाबॉलिक हाईली एक्टिव होता है, इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है,
और डीएनए का सिंथेसिस होता है। इसमें जो प्रोटीन एम फेज में रिक्वायर्ड होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है, और एम फेज जो होता है मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, यही एक्चुअल सेल डिवीजन है जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में डिफरेंशिएट होता है। तो आपसे पूछा गया सर जी कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेट, नहीं सर ये तो एस फेज, और ये अभी ये लास्ट 1-2 सालों पहले ही पूछा गया, शायद 2020 से 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। डिट्टो यही सवाल था, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेकेंड आंसर। अब देखिए मैचिंग देख लेते हैं। आपको पता है बच्चों कि जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसमें कई सारे स्टेप्स थे सबसे, लेकिन इसका मेन उद्देश्य था कि अपने डीएनए फ्रेगमेंट जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कटिंग करके अलग अलग पीसेस में तोड़ा था, उसे प्रॉपरली हम सेपरेट करें। हमने एक मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया, एग्रोज जेल का, हमने स्टेनिंग की किससे, इथिडियम ब्रोमाइड थी, और देखने के लिए हमने यूवी लाइट का इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग करता है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि वेक्टर क्लोनिंग, वेक्टर भी 2 प्रकार के, मतलब 2 प्रकार और भी होते हैं, लेकिन बुक में बैक्टीरियोफेज का और प्लाज्मिड का नाम दिया गया। प्लाज्मिड को हमने मैनिपुलेट करके एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया जिसका नाम PBR 322, इसलिए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। तो ये तीनों मैचिंग सही होगी। चौथा अपने आप सही क्यों है मैं बताता हूँ। आपको पता था कि डीएनए का फ्रेगमेंट, अगर छोटा सा डीएनए मिले तो हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए, ढेर सारी कॉपी चाहिए। तो हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस का, जिसे हम पीसीआर के नाम से जानते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और ये आपके अर्ली डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल होता है पीसीआर। तो पीसीआर में क्या करते हैं, इसका पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन, और ये तीनों के तीनों जो प्रोसेस होते हैं ये टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं। तो मैंने बोला कि एनिलिंग स्टेप पीसीआर का है, ना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो यही मैचिंग गलत है और यही हमारा आंसर है, सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको मालूम था बच्चों कि जब डबल फर्टिलाइजेशन किसमें, एंजियोस्पर्म में, जब एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपका जाइगोट बनता है और एक एंडोस्पर्म बन जाता है। इतना तो आपको पता है, जाइगोट या पीईसी कह लें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, और प्रो एम्ब्रियो के बाद बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक, और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, इतने प्रकार के एम्ब्रियो बनते हैं। तो ये डायग्राम दिया गया बच्चों, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का दिया गया है। तो आपका आंसर क्या आ गया, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, दैट इज सेकंड आंसर। और सबके शेप अलग अलग होता है, माइंड से शेप याद रखिएगा, हो सकता है अगले पेपर में आपको किसी और टाइप का पूछा जाए। तो ये 4 प्रकार के प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, मैच्योर, तो ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का दैट इज सेकंड आंसर। अब देखिए आपको पता था कि ये आपका स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से पहला आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसमें मियोसिस 1 होगा तो बनेगा सेकेंडरी, फिर इसमें मियोसिस 2 होगा तो बनेगी स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड का फर्दर आप या तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस बोल लो और या तो स्पर्मियोजेनेसिस बोल लो, 2 प्रोसेस। इससे क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म एक ही बात है। ठीक, और ये भी एक प्रकार से आपका डिफरेंशिएशन ही है कि स्पर्मेटोगोनिया जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाए मियोसिस में जाने के लिए, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटिड बना, और स्पर्मेटिड से बना स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। तो इस प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज फर्स्ट आंसर। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि जब ये उगोनिया आपकी बनी, और एक यही उगोनिया पहले प्राइमरी oocyte में डिफ्रेंशिएट होगी, अब इसमें होगा मियोसिस 1, अब यहाँ पर बनेगा क्या चीज़, सेकेंडरी oocyte, और या एक आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी कह सकते हैं। अब ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगा, ठीक, और यहाँ एक बड़ा सा बन जाएगा ओवम, और ओवम के साथ क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी। इसका मतलब सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होता है सेकेंडरी oocyte में, तो क्या बना, एक ओवम बना और एक क्या बना, सेकेंड पोलर बॉडी। अब देखिए द सेकेंड डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte रिजल्ट्स इनटू 1 ओवम एंड 1 सेकेंड पोलर बॉडी, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए आपकी बुक में बायोडायवर्सिटी में इस बात को बड़े ही
चिताया गया है, बहुत ही हम लोग को बताया गया है कि जब से पृथ्वी पर ओरिजिन ऑफ लाइफ और डाइवर्सिफिकेशन होने लगा तो उसके बाद कम से कम 5 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, और ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हम लापरवाही के साथ अपने चारों तरफ की बायोडायवर्सिटी, नदियों, झीलों और फाना फ्लोरा को प्रॉपरली हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। अगर अगला जो मास आएगा वो छठा आएगा, और छठा जो होगा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगा और इसमें ज़्यादा लॉस होगा बायोडायवर्सिटी का। तो अब तक 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है। ये आपकी बुक की लाइन है, सेकेंड आंसर। अब देखिए, फ्रॉग में टेल नहीं होता है और नेक भी नहीं होती, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है कि फ्रॉग में नेक प्रेजेंट है लेकिन टेल दोनों ही एब्सेंट है भाई। और फ्रॉग में निकटेटिंग मेम्ब्रेन होती है कि जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसकी आई जो होती है उससे कवर्ड रहती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। और ये हम लोगों में भी है, लेकिन हम लोगों में वेस्टिजियल है क्योंकि हम लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं हैं। बात को समझिए, ये हम लोगों में भी होता है लेकिन वेस्टिजियल है भाई। तो इन फ्रॉग आइज आर बल्क एंड कवर्ड बाय मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। ठीक है, तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए, आपकी बुक में बायोमॉलिक्यूल में जब आपको बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के जो बायोमॉलिक्यूल हैं उनकी क्या क्या टाइप है, तो बताया गया कॉटन फाइबर है और एक आपका प्लांट की सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, ये सेलुलोज की बनी, सही है। काइटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है और ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स का इसी से बना होता है। और आपसे बताया गया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जब आप बता सकें कि ये एलेनिन है, ग्वानिन साइड मतलब ये एलेनिन है, ये सेरिन है, ये ग्लूटामिक एसिड, सब कुछ वगैरह, मतलब पोजिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप बता ले जाओ तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। थोड़ी सी कॉइलिंग हुई, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी। और अगर कॉइलिंग हो जाए तो आप ध्यान से देखिए, कभी अगर आपने ऊन का गोला देखा हो तो आपको ऐसे ही दिखता है, और ये है टर्सी स्ट्रक्चर, तो भाई ये भी सही है। अब देखिए, आपकी बुक में प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ जिक्र दिया गया है, बताया गया है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है उसका फंक्शन नोन होता है, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है। और लेकिन कुछ ऐसे भी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका फंक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर पौधे में नोन नहीं है, तो उनका एक चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट में ही आपका रबर और लेमन ग्रास ऑयल है, तो रबर जो है पॉलीमेरिक कैटेगरी में है और लेमन ग्रास जो है इसेंशियल ऑयल कंडीशन कैटेगरी में है। तो ये प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये आपकी बुक की लाइन है, गलत है भाई, फोर्थ आंसर। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट में आपको पता कि जो हमारे ह्यूमन हार्ट में सभी प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, तो ये ओनली गलत है भाई। यहाँ पे न्यूरल जो है छूट गया है, यहाँ न्यूरल भी होना चाहिए था, इसलिए गलत है। अब टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में वो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाईली डाइवर्सिफाइड होता है और 2 टिश्यू का कनेक्ट करने का ये होता है। क्योंकि क्यों डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि एडिपोज है, कार्टिलेज है, बोन है और यहाँ तक कि एरियर टिश्यू है, ब्लड है, ये सब के सवाल क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए, इस आपको मोनोकार्पेली पूछा गया है, कुछ नहीं सर जी, आप जब लेगुमिनेसी जो नई फैमिलीज ऐड हुई हैं एनएमसी के अकॉर्डिंग, लेगुमिनेसी इसकी 3 सब फैमिली होती हैं। आपका एक होता है फैबेसी और एक होता है सीजल पिनियोइडी, ठीक है, और एक होता है मीमोसॉइडी, ठीक है। इन सभी में खास बात है कि सब में जीवन कंडीशन है और सबकी ओवरी सुपीरियर है, तो हमें इन्हीं 3 के ढूंढने हैं। मस्टर्ड आपको पता है G2 होता है, चाइना रोज में G5 होता है और इसमें भी आपके 2 से ज़्यादा ही होते हैं कॉटन में, ये मोनोकार्पेली नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों तो पहले मैदान से बाहर हो गए हैं, ठीक। ये दोनों आपके मालवेसी फैमिली के हैं और ये मस्टर्ड में बाइकार्पेली सिनकार्पस है। अब ध्यान से देखिए, ये फेवेसी का है, ये फेवेसी है, यही फेवेसी है, यही फेवेसी है, ये सब के सब आपके फेवेसी फैमिली के हैं। हालांकि यहाँ सीजल पिनोइडी, मीमोसॉइडी के ही मेंबर होते तो भी ये जीवन कंडीशन होता। तो गिनने से कितने आ रहा है, 1 2 3 और 3 6 और 3 9 1 10, दैट इज सेकेंड आंसर। बात को समझिए, तो मस्टर्ड जो है इन सब में मोनोकार्पेली नहीं है, इस पर ज़्यादा है आपके कार्पेल्स की संख्या और जीवन कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी होती है और ये 3 सब फैमिली में डिवाइड, सब में जीवन कंडीशन होता है, सेकेंड आंसर। अब देखिए, जब आप इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते थे बच्चों, इन सीटू, तो इसके 3 प्रकार आपके बताए गए थे। एक तो ये ऑन साइट होता है और इसमें कितने टाइप थे, सेकेंड ग्रुप था, हॉट स्पॉट था, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपकी बुक में डेटा दिया गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो 14 होता है और 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आपसे बायोस्फीयर संख्या पूछी गई, दैट इज 14, ये आ गया थर्ड आंसर। और ये नेशनल पार्क है भाई,
और हॉट स्पॉट अभी इंडिया में 3 हैं, शायद 1-2 बढ़ा हुआ अलग बात है, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी की डेटा 3 कहता है। तो थर्ड आंसर। अब देखिए, आपको पता था कि जब आप ट्राइसोमी पढ़ते हो बच्चों, ट्राइसोमी, तो ट्राइसोमी में आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला 2n+1, ये हाइपर एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है। ये 2n जो है ये डिप्लॉय दैट इज़ 46 है, और एक बढ़ गया तो ये 47 है, मतलब क्रोमोसोम इसमें बढ़ेगा। अब ये 2 प्रकार के, एक सेक्स क्रोमोसोमल, ठीक है, एक सेक्स क्रोमोसोमल और एक होता है ऑटोसोमल, ठीक। तो ऑटोसोमल में क्या होगा बच्चों, उसमें ऑटोसोम बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल 44AA प्लस XY या XX लूँ, मतलब लड़की, तो जब ये बढ़ेगा एक क्रोमोसोम तो ये ऑटोसोम बढ़ेगा, 44AA प्लस XY और XX। अगर लड़का हुआ तो XY और लड़की हुई तो X। इसका मतलब डाउन सिंड्रोम में हमारा 45AA प्लस मतलब ऑटोसोम और XY या XX। अगर मेल चाइल्ड है तो XY सेक्स का क्रोमोसोम होगा, फीमेल होगी तो XX होगा। अगर सेक्स क्रोमोसोम में अगर आप क्लाइनफेल्टर की बात करो, क्लाइनफेल्टर, तो यहाँ पर 44AA प्लस XX और ये Y, क्योंकि ये मेल में पाया था क्लाइनफेल्टर और इसमें स्टेराइल हो जाता है मेल आपका, तो यहाँ पे एक X क्रोमोसोम बढ़ता, तो ये सेक्स क्रोमोसोम है। दोनों में देखिए 44 3 47, 45 2 47, मतलब ये ट्राइसोमी है, ये हाइपर एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है। तो आपसे पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम में मेल चाइल्ड का क्या होगा सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XY। फीमेल का पूछते तो XY, क्लाइनफेल्टर का पूछते तो XXY। और ये टर्नर सिंड्रोम 2n-1 है, ये हाइपो एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है, ये मोनोसोमी का एग्जांपल है, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए, आपको जमाने से आप याद करते आए हो कि जब आप प्यूरिन्स की बात करते हो इसकी 2 ही प्रकार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक। और पिरिमिडीन की अगर आप बात करते हो, पिरिमिडीन, तो इसमें साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अगर आप डीएनए की बात करो, ठीक, तो ये एडेनिन ग्वानिन होता है, ठीक है। आरएनए की बात करो तो एडेनिन ग्वानिन होता है, लेकिन डीएनए में जब आप पिरिमिडीन की बात करोगे तो साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। आरएनए की बात करोगे तो साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा। इसका मतलब कि न्यूक्लिक एसिड में जो बेस होते हैं वो पिरिमिडीन डिफर करता है, प्यूरिन सेम रहता है। तो प्यूरिन तो भैया एडेनिन और ग्वानिन ही होगा, दैट इज थर्ड आंसर, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, थर्ड आंसर। अब देखिए, आपने आपकी बायोटेक की बायोटेक का जो दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन वाला, उसमें टिश्यू कल्चर ऐड किया गया और टिश्यू कल्चर में बताया गया था कि लैब में बढ़िया बेहतरीन कंडीशन में आप प्लांट का कोई पार्ट ले लें और उसे बेहतर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएं तो उससे नया पौधा डेवलप होता है। और ये जो प्लांट आप प्लांट पार्ट इस्तेमाल करते हो इसे आप एक्सप्लांट के नाम से जानते हो, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट ग्रोइंग टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड एक्सप्लांट। भाई सोमा क्लोन्स, जो पौधे ढेर सारे बन जाते हैं वो आपस में सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। और सोमेटिक हाइब्रिड मतलब एक सेल आपने ये लिया, एक प्लांट का सेल इसको फ्यूज करा दिया, अब ये सोमेटिक हाइब्रिड है। और आइसोलेटेड प्लांट का कोई पौधा ऐसा हो जो आइसोलेट कर लिया गया हो, ठीक। तो ये फर्स्ट आंसर। अब देखिए, डायग्राम को देख करके आपको लग रहा है कि सर ये तो आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्शन की बात है। और सर जी ट्रांसक्रिप्शन भी किसमें, ये बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें एमआरएनए की प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, इसमें टेलिंग कैपिंग नहीं होती। ये ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया को शो कर रहा है। पहला प्रोसेस जो ए लिखा है सर जी, ये तो इनिशिएशन है, दूसरा एलोंगेशन है और तीसरा वाला टर्मिनेशन है। और आपको पता है कि ये डीएनए है मान लीजिए, तो जो एंजाइम इस पे काम करता है वो टेम्पलेट होता है, डीएनए बनता है आरएनए, मतलब यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक, ये काम करता है। मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो जो ये आपका ये दिख रहा ना, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। अब सर जी सिग्मा फैक्टर का आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो इलांगेशन के लिए तो पूरी तरह सफिशिएंट होता है, लेकिन इनिशिएशन के लिए उसे सिग्मा फैक्टर से जुड़ना पड़ता है, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर से जुड़ना पड़ता है। इसका मतलब सर जी ये जो हमें दिख रहा है ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसलिए जो डी आप देख रहे हो ना डीएनए नहीं सर जी, यहाँ तो आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए था और ये गलत है। आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, यही गलत है। ए इनिशिएशन है, बी इलांगेशन है, सी टर्मिनेशन है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए
ये सवाल आपको कैसे पहचानना था, ये आपने दूसरे कलर का पौधा है, ये दूसरे कलर का पौधा है, कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन, मतलब इसके पॉलन को इस पर डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसके पॉलन गेन जो स्टेमन था उसको काट के हटा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, मतलब वाइड वाले के एंथर को हटा के आपने इसको किया क्रॉस हेब्रिडाइजेशन कराया, रिमूवल ऑफ एंथर, और इसी को आप एमस्कुलेशन के नाम से जानते हो। आपकी बुक में यहाँ पर रिमूवल ऑफ एंथर लिखा है, दैट इज थर्ड आंसर। ठीक है, इसलिए डायग्राम को पढ़िए, डायग्राम आपको नीट के एग्जाम से पहले सारे डायग्राम विद प्रॉपर आंसर, विद प्रॉपर कंसेप्ट कि उसमें क्या छिपा क्या नहीं, सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक, थर्ड आंसर। अब देखिए द फॉलोइंग इनकरेक्ट, आपको मालूम जमाने से कि जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसका एग्जांपल आपकी बुक में स्नैपड्रैगन दिया गया था। ठीक, इसी को आपको डॉग फ्लावर एंटीराइनम स्पीसीज कहते हो, ये मैचिंग सही है। अब देखिए जब आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करते हो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो कहते हैं सर जी ह्यूमन ब्लड ग्रुप हमें किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देता है, तो सबसे पहले तो ये मल्टीपल एलिज्म का देता है। क्यों सर जी, क्योंकि एक जीन के IA, IB, I 3 एलील मिलते हैं। अब अगर मान लीजिए AO है तो कौन सा ब्लड ग्रुप, A, दैट इज डोमिनेंस शो करता है, BO है तो B ब्लड ग्रुप, तो ये डोमिनेंस भी शो करेगा। अगर मान लीजिए IA, IB दोनों साथ है तो ये दोनों एलील एक्सप्रेस होंगे, दैट इज AB ब्लड ग्रुप, ये को डोमिनेंस शो करेगा। इतनी बात पता चल गई, मतलब ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल है, को डोमिनेंस भी शो करेगा, डोमिनेंस भी शो करेगा। अब देखिए मोर्गन ने जब ड्रोसोफिला पे अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि F2 जनरेशन में जो रिकमेंड की पॉपुलेशन थी वो घटने लगी और पेरेंटल पर्व ज़्यादा होने लगा, तो उन्होंने जीन का नया बिहेवियर देखा और इसी नए बिहेवियर को उन्होंने एक नाम दिया लिंकेज, कि हाँ ऐसा जीन का बिहेवियर जिसकी वजह से पेरेंटल पॉपुलेशन बढ़ रही है और नॉन रिकमेंड घट रहा है, नॉन रिकमेंड जो होता है वो बढ़ रहा है और रिकमेंड घट रहा है, इसको उन्होंने लिंकेज का टर्म दिया, मोर्गन ने दिया। और किस पे काम किया, ड्रोसोफिला पे। इसका मतलब लिंकेज ड्रोसोफिला से मैच कर रहा, क्योंकि लिंकेज के ड्रोसोफिला पे अध्ययन के दौरान ही लिंकेज खोजा गया था। ये सही है भाई। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो सकता है, डोमिनेंस का हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप का पॉलीक्लिनिक इनहेरिटेंस कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि पॉलीक्लिनिक इनहेरिटेंस ये कहता है कई सारे एलिल मिलके एक कैरेक्टर गवर्न करें। यहाँ पे 2 एलिल हैं और ये ओ ब्लड ग्रुप गवर्न करने, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, और पॉलीक्लिनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल आपकी बुक में ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट दिया गया, जहाँ मल्टीपल एलिल एक साथ अपना अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं, उनके क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण आपका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। ठीक, तो ये है आपका फोर्थ आंसर। अब देखिए द एनिमल ऑर्डर, आपकी बुक में ये पहले चैप्टर में दिया गया कि प्राइमेटा जो है वो मैन का ऑर्डर है, मैन का भी है, गोरिल्ला का भी है, गिब्बन का भी है, मंकी का भी है। माइंड इट, तो ये तीनों होंगे भाई, मैन भी है, गोरिल्ला, गिब्बन और मैन भी आएगा इसमें, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये तो आपकी नई फैमिली जो है उस पर रेपलम कहते हैं, जब आप ब्रेसिकेसी के ओवेन कैविटी को देखते हो तो यहाँ पे ओव्यूल ऐसे पेराइटल प्रेजेंटेशन लगे होते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप फॉल्स सेप्टम के नाम से जानते हो, फॉल्स सेप्टम, जिसे का क्या नाम दिया गया था, रेपलम। ठीक, तो ये ब्रेसिकेसी सही है। अब देखिए सर जी जो कोरोला होता है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में वो C4 कंडीशन पॉलीपेटलस कंडीशन होता है और इसका कुछ इस तरह से व्यवस्था होती है। ठीक, ये है आपका स्ट्रक्चर क्रूसीफॉर्म कोरोला की, डायगोनल तरीके से पेश अरेंज होते हैं, इसी को बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला, और ये ब्रेसिकेसी में पाया जाता है। और हेड और कैपिटोलम एक प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस होती है जो कंपोस्टिव फैमिली में पाई जाती है, सही है। और पोएसी में आपका जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, ना कि एक्टिनोमॉर्फिक, ये गलत है भाई, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए ये कैरेक्टर जो आपको दिख रहा है भाई, ये तो आपका एपिपेटलस कंडीशन है। और सर जी एपिपेटलस क्या चीज़ है, ये एक प्रकार का एडहेसन है। और सर एडहेसन कैसे है, क्योंकि कोरोला एक अलग फ्लोर अपेंडेज है, एंडोसियम एक अलग फ्लोर अपेंडेज है, ये दोनों यूनाइट किए हैं। जब 2 डिफरेंट फ्लोर पार्ट आपस में जुड़ेंगे तो एडहेसन, सेम जुड़ेगा तो कोहेसन। सिन कार्पस क्या है, कोहेसन है। गैमोसिपेलस, गैमोपेटेलस क्या है, कोहेसन है। सिनेंड्रस भी कोहेसन है। और यहाँ पे और ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखता है जब पेरियन टेंडन जुड़ता है, इसको बोलते हैं एपीफिलस, एफिलस, और ये पाया जाता है लिलियेसी फैमिली में। अब सर जी इनके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आपके सोएनेसी, और दूसरा आपका कंपोजिटी,
कंपोजिटी और कौन सा मालवेसी। अब देखते हैं इनके कौन से एग्जाम्पल दिए हैं। चाइना रोज तो मालवेसी हो गया, सनफ्लावर कंपोजिटी हो गया, ब्रिंजल आपकी बुक में दिया ही है, जहाँ इपीपेटैलस दिया गया है। हालांकि सोनेसी फैमिली हट गई है कोर्स से, अलग बात है, लेकिन जहाँ पर एंड्रोसियम पढ़ाया जाता है मार्फोलॉजी में, आप ध्यान से देखिए ब्रिंजल वहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए तीनों सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये ऐसे है, मतलब जो सेरेब्रम है दो अलग अलग दो डिफरेंट पॉइंट डिवाइड है, और ये जो बीच वाला आप हिस्सा देख रहे हैं जो नर्व ट्रैक पाया था, यही है कार्पस कैलोसम, जो दो सेरेब्रल हेड्स जोड़ता है। और ये मैमेलियन ब्रेन का यूनिक कैरेक्टर, अगर सैंपल में अलग अलग ब्रेन रखे जाएँ तो आप मैमेलियन ब्रेन को इसी स्ट्रक्चर से पहचानेंगे कि हाँ भाई ये मैमल का ब्रेन है। सेकेंड आंसर। अब देखिए आपको मालूम था कि हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसका नाम है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये हार्ट के राइट ऑर्किल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? राइट ऑर्किल से। इसका काम क्या है सर जी? ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ठीक, अब जाहिर सी बात अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, तो ये ब्लड प्रेशर घटाता है। ठीक, ये वैसो डायलेटर है, ये ब्लड प्रेशर घटाएगा, और ब्लड प्रेशर घटेगा तो इफेक्टिव प्रेशर घटेगा, दैट इज GFR को ये घटाता है। और क्यों? अब देखिए ब्लड प्रेशर घटाएगा, GFR घटाएगा, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर सही है, इट का डायलेशन ये भी सही है, डिक्रीज GFR ये भी सही है। और आपको पता था ऐसा ही एक मैकेनिज्म था रॉस, इसका सारा काम क्या था? ब्लड प्रेशर बढ़ाना, GFR बढ़ाना। तो एक प्रकार से ANF और रॉस जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ये एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये आप पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में। फोर्थ आंसर। अब देखिए आपकी बुक में प्लांट किंगडम में अलग अलग जो प्लांट दिए उनके कुछ नाम हैं। आपको पता वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है, दैट इज A फर्स्ट, और फिलामेंटस एल्गी जो है ये यूलोथ्रिक्स का दिया गया है, B सेकेंड। अब देखिए रेड एल्गी का 4 एग्जाम्पल दिए हैं, पोरफायरा, पॉलीसोफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, तो ये भी सही है। अब देखिए स्पायरोगारा में एक खास बात है कि इसमें आइसोगैमस तो होता है लेकिन ये नॉन मोटाइल होता है, मतलब नॉन फ्लैग गैमिट होते हैं लेकिन सिमिलर साइज के होते हैं, दैट इज D4, तो ये सही रहा आपका थर्ड आंसर। अब देखिए सेड्रस आपको बताया गया था कि 3 जिम्नोस्पर्म, साइकस, स्पाइनस, सेड्रस। साइकस में अनब्रांच स्टेम है, सेड्रस स्पाइनस में ब्रांच स्टेम पाया जाता है, ये जिम्नोस्पर्म है, दैट इज A सेकेंड, ये दोनों आपके पहले मैदान से बाहर। उल्फिया ये बताया गया है एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है जो कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इसीलिए कहा गया है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, और इनकी जो मार्फोलॉजिकल रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है, यूकेलिप्टस 130 मीटर तक भी हो सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे उल्फिया जो है ये आपका स्मॉलेस्ट है भाई, दैट इज बी फर्स्ट, यहाँ भी सही है। अब देखिए एडियंटम जो है इसको आप वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हो, और फर्न बोल दिया सर जी तो ये टेरिडोफाइट है, दैट इज D4, तब देखिए मैदान से बाहर। और पॉइट्राइकम एक मॉस है, ये ब्रायोफाइटा है, दैट इज D3, ये रहा फोर्थ आंसर। अब देखिए हुकवर्म तो आप जमाने से पढ़ते हैं, इंकाइलोस्टोमा, एस्के हेलमेंथीस, कुछ नहीं सर जी A4। अब देखिए A4 यहाँ है, A4 यहाँ, ये गया। सिल्कवर्म आपको पता है बॉम्बिक्स जो कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, B सेकेंड, और उसके B फर्स्ट, ये भी गया, हमारा आंसर यही होगा। देखिए 2 ही सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपको करना यही चाहिए, आपको एक एक करके सॉल्व करना चाहिए। ठीक, अब आगे दे टेपवर्म का नाम दूसरा नाम टीनिया बोलते हैं, और ये प्लेटी हेलमेंथीस का मेंबर है, C थर्ड, और आर्थम फेटिमा इंडा का मेंबर है, D फर्स्ट आंसर। अब देखिए आप जब काकरोच के बारे में पढ़ते हो तो उसके एलिमेंट्री कैनाल को सबसे पहले आप 3 मेजर पार्ट डिवाइड करते हो, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। और फोरगट में बहुत प्रकार के आपके पार्ट पाए जाते हैं जिनका अपना एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। आपको इतना पता, पहले माउथ आएगा फिर फेरिंग, इसमें तो कुछ सोचना नहीं था। आप इसको मान लीजिए आपको आगे का नहीं आता था, लेकिन इतना तो आप जमाने से पढ़ते आए हो, पहले माउथ और फेरिंग्स ही आता है, तो उसके बाद उसोफेगस, लेकिन आपका आंसर इसी से निकल गया कि माउथ के बाद फेरिंग्स। हाँ, क्रॉप और गिजड़ में आप कंफ्यूज हो सकते थे सर कि पहले क्रॉप है कि पहले गिजड़, लेकिन आपका आंसर माउथ फेरिंग से ही निकल गया। ठीक, तो कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है। अब क्रॉप आता है और उसके बाद गिजड़। क्रॉप में जो होता है फूड स्टोर होता है, और गिजड़ में इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। ये रहा आपका 200 का पहला आंसर। तो प्यारे बच्चों सेशन यहीं से ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। पेपर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और जिस दिन पेपर हो 24 घंटे में पेपर को जरूर पूरा करिए, और एक स्ट्रेटजी बनाइए हर दिन 10 सवाल बायो 15 सवाल रिवाइज करने, क्योंकि जब आप मल्टीपल टाइम्स लगाएंगे तब आप क्वेश्चन की अप्रोच, क्वेश्चन की एक्यूरेसी, ये फ्लो बनेगा, क्योंकि एक बार लगाने से आपको नहीं होगा। और इसके बाद
अपने सीनियर साथी शैलेंद्र सर, मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 101 से लेकर 170 का पेपर डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन किया है। थैंक यू मनीष सर, शैलेंद्र सर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।